तीन चीजों को। एक, यूथफुल प्रोफाइल आर्म्ड फोर्सेस का। दूसरा, टेक्निकल सैवी लोग और अडेप्टेबल लोग भारतीय सेना में आएंगे। तीसरा, इंडिविजुअल को फ्यूचर रेडी करती है। कोई भी डेमोक्रेसी जहां पे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव रिफॉर्म आता है, वहां अलग अलग किस्म के ख्याल आते हैं, उस अलग अलग किस्म के मुद्दे उठते हैं और उसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं। आप सोच रहे होंगे कि संडे को कॉन्फ्रेंस के बाद आज ये मीटिंग क्यों? आप लोगों की वजह से, सिर्फ आपकी वजह से हमने जो ये चल रही थी नेगेटिविज्म, आप एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन और मिस इंफॉर्मेशन को आपने दूर किया है। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर इट। ये देश की रक्षा का सवाल है, हमारे लिए सर्वप्रिय है। खबर मिली है कि आज के नौजवान अलग अलग जगह के अंदर देखे गए हैं कि उन्होंने फिजिकल एक्टिविटी शुरू कर दी है। दिस इज ऑल हैपेंड सिर्फ आपकी वजह से। अगेन थैंक यू फॉर इट। जो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये र्यूमर मॉन्गरिंग चल रही थी, किसी ने ये निकाला गया कि ये जो मुद्दा है, जो पुराने वाले टाइम के ऊपर जो लोग भर्ती हुए हैं उनको भी अग्निपथ में डाला जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने इसको मिस इन्फॉर्मेशन को बेनकाब करा। आज ये सिर्फ 24 घंटे के अंदर फेक इन्फॉर्मेशन मानी गई है। ये जैसा कि मैंने बोला, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, र्यूमर की स्पेस और विनाश की स्पेस नहीं है। आज इस सिलसिले में आपसे बातचीत करेंगे। हम लोग एक प्रोफेशन में हैं जो सोल्जरिंग की प्रोफेशन है। ये बिगेस्ट एसेट है इस देश का, और जो भी हम सोल्यूशन बनाएंगे वो देश की रक्षा के लिए होगा। और जो भी सोल्यूशन बनेगी उसमें तीन चीजें होंगी। एक तो वो देश की रक्षा सेंट्रिक होगी, दूसरा यूथ सेंट्रिक होगी, और तीसरा सोल्जर सेंट्रिक होगी। उसके अंदर जो हमारे लिए सबसे जरूरी है, देश सेंट्रिक एंड सोल्जर सेंट्रिक सोल्यूशंस। बहुत कमिटीज बनाई गई थी इसके ऊपर। ये ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम जो थी, ये कई दिनों से जरूरत थी हमारी। इससे पहले क्या क्या कमिटीज हुई? अरुण सिंह कमेटी हुई 1989 में, कारगिल रिव्यू कमेटी हुई 2000 में, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बिठाए गए जिन्होंने नेशनल सिक्योरिटी सिस्टम के बारे में बोला 2001 में, सिक्स पे कमीशन ने 2006 में, एंड एज लेट एज 2016 शिकाटकर कमेटी में। जो हमारा मेल इन सब कमिटीज का रहा है आप सबके साथ। और इसको आपने, ये जो आर्टिकल है ये 1989 का आर्टिकल है, जिसमें बिल्कुल क्लियरली दर्शाया गया है कि हमारे को एक तो जवानों की एज कम करने की जरूरत है, और जो लोग उसको कमांड कर रहे हैं उसको भी एज कम करने की जरूरत है। इन सब कमिटीज के अंदर कई सारी चीजें थी। वो क्या क्या थी? उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी हायर डिफेंस रिफॉर्म की जरूरत है, जिसके अंदर आईडीएस क्रिएट करा गया। उसके बाद इंटीग्रेशन जॉइंटनेस की जरूरत थी, एक डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी की जरूरत थी। फिर टीथ टू टेल रेशियो, जो आगे लड़ने वाले जवान हैं और जो पीछे उनको सपोर्ट करने वाले जवान हैं, उनकी रेशियो ठीक करनी चाहिए। फिर मॉडर्नाइजेशन की जरूरत थी। ये सब कमिटीज ने ये सब पॉइंट्स बनाए, और ये सब हो रहा है। कई चीजें हो गई हैं, जैसे कि जो 2 साल पहले सीडीएस का क्रिएशन हुआ, बट जो यंग प्रोफाइल जो सबसे नीचे मैंने लिखी है लाल के अंदर, कमांडिंग ऑफिसर की यंग प्रोफाइल करने की जरूरत थी हमें, और सोल्जर की। कमांडिंग ऑफिसर की यंग प्रोफाइल हमने कर दी। कैसे करी? मल्टीपल एंट्रीज के द्वारा, चाहे उसे शॉर्ट सर्विस बोलिए, लेडीज वुमेन एंट्री स्कीम बोलिए, इन सबको मद्देनजर रखते हुए हमने अपने यंग कमांडिंग ऑफिसर की उम्र, जब मैं भर्ती हुआ था और आज 5 साल का फर्क हो गया है। जो काम हमारा रह गया था वो था कि यूथफुल प्रोफाइल हमारे जवान के लिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, जो इससे पहले वाला आर्टिकल था बड़ा क्लियरली लिखता है कि 30 साल है आज हमारे जवान की उम्र 1989 में, आज वो 2 साल और बूढ़ा हो गया है, 32 ईयर्स। हम चाहते थे कि ये हमारी जो एज है ये 26 साल हो जाए। बिफोर कोई भी काम करने से पहले तो हम अपने इंटरनल मंथन करते हैं, बट फिर बाहर के देशों को भी स्टडी करा जाता है। बट बाहर के देश स्टडी करने से पहले ये देखा गया कि सारी इंफॉर्मेशन अपफ्रंट नहीं मिलती है, कुछ नेट पे है, कुछ छुपाई जाती है। यही है तरीका, दस्तूर फौजियों का। जो आपके सामने दर्शाए गए हैं 3 देश, यूएसए, यूके, फ्रांस। मैं आपको चाहूंगा पहली चीज देखिए कि इनकी आयु क्या है इनटेक की, उसके बाद इंगेजमेंट पीरियड क्या है। इंगेजमेंट आप देखेंगे
तीन किस्म के, यूएसए का देखते हैं, वो कहता है 8 साल का एंगेजमेंट है, 4 साल एक्टिव, 4 साल रिजर्व। फिर उसका ट्रेनिंग पीरियड क्या है, ट्रेनिंग के ऊपर, आयु के ऊपर, एंगेजमेंट पीरियड के ऊपर, इन सब के ऊपर मुद्दे उठे हैं। तो आप ये 3 देशों का देखिए। सिर्फ मैं आपको ये चाहूंगा देखना कि एंगेजमेंट भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। अगर आप एक साइड में देखें फ्रांस को, उसके अंदर एंगेजमेंट पीरियड मल्टीपल है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। ये क्यों कर रहे हैं? ये उस देश की जरूरत है। अंत में उनको क्या चाहिए? देश की सुरक्षा और जो उनके नेशनल सिक्योरिटी की इश्यूज हैं। 3 और देश देखते हैं, रशिया, चाइना, इजराइल। इनके अंदर भी मल्टीपल एंट्रीज हो रही हैं। क्या मल्टीपल एंट्रीज है? कंस्क्रिप्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा मैंडेटरी सर्विस है इजराइल के अंदर। एंगेजमेंट पीरियड जैसे कि रशिया में देखिए 1 साल, 3 साल, परमानेंट के अंदर कंस्क्रिप्ट और परमानेंट के बीच में जो रेशियो है वो 2/3 परमानेंट है और 1/3 कॉन्स्क्रिप्ट है। ट्रेनिंग की जो अवधि है वो अलग अलग श्रेणियों में दी हुई है। जो वुमेन के लिए, इजराइल के लिए जैसे लिखा हुआ है 3 साल कंपल्सरी है और वुमेन अलग किस्म की है। ये जो आपके सामने दर्शाया गया है, इसमें 2 बातें आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। नंबर 1, किसी के पास भारत जैसा डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। इसके ऊपर सिर्फ मैं 10 सेकंड बिताना चाहूंगा। हमारे जो यूथ हैं वो 50% 25 साल से नीचे होंगे। ये कोई भी देश कितना भी विकसित हो, उसके पास ये डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं है। फौज को चाहिए कि हमारे पास जो हमारे युवक हैं, हमारे सैनिक हैं, वो इस डिविडेंड का फायदा उठाएं। वी हैव टू बी रिफ्लेक्टिव ऑफ दिस डेमोग्राफिक डिविडेंड। दूसरा, हम बाहर से कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते। इंडियन प्रॉब्लम्स, इंडियन सॉल्यूशंस, तो इस चीज को ध्यान रखा गया। उसके अलावा हम इसके अंदर जो हमने सेलिएंट फीचर्स देखे हैं, कैसे मिले। हम लोग हर एक साल तकरीबन 80 से 100 एक्सरसाइज करते हैं बायलैटरल तमाम देशों के साथ। उनके साथ हमने देखा उसकी आयु क्या है, उसकी एंट्री क्या है। तो हमें उनसे बातचीत करने से, एक्सरसाइज करने से, चाहे 10 दिन की हो, चाहे 1 महीने की हो, ये हमें ज्ञान मिला उनसे कि उनके पास इस टाइप के प्रावधान हैं। एज जैसा कि मैंने आपको बताया, सब कंट्रीज जो आपको दिखाई हैं 26 से 27 साल। एंगेजमेंट पीरियड भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, बट जो सबसे ज्यादा पीरियड फॉलो करा जाता है 2 से 4 साल। जो ट्रेनिंग पीरियड है वो आपके सामने लिखा हुआ है। कमिंग टू अग्निपथ करने से पहले मंथन। देखिए, कोई भी इतना बड़ा रिफॉर्म होगा, ये हो ही नहीं सकता कि इसके ऊपर अलग अलग किस्म की बैठकें नहीं बैठें। हमारे जो तीनों चीफ्स थे इससे पहले एंड जनरल बिपिन रावत, ये काम 2 साल से तो बहुत जोर शोर से शुरू हुआ। उससे पहले ये सिर्फ कागजों पे स्टडी करा जा रहा था अलग अलग कमिटीज के ऊपर। एंड इस सब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ऑफ कोर्स लीड कर रही थी, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हो, चाहे लीगल हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मिनिस्ट्री जो इंडस्ट्री के साथ डील कर रही हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग हो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप हो, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन, यूथ अफेयर्स, ये सब मिनिस्ट्रीज के साथ मंथन करा गया। सिर्फ हमने उनको स्कीम की डिटेल्स धीरे धीरे बताई। जो आपके सामने जो अब अनफर्ल हो रहा है, ये एक प्लान्ड इवेंट है। प्लान्ड इवेंट इस तरीके से कि मिनिस्ट्रीज को बताया गया था 14 तारीख को कि ऐसे ऐसे आपके सामने युवक आएंगे, बट उन्होंने अपना जो प्रावधान था वो सब करा हुआ है। जो उन्होंने इंटेंट बताया, अब आप एक्शन में उसको होता देख रहे हैं। अगले 2 से 3 हफ्ते के अंदर ये इंटेंशन कागज के ऊपर उतर जाएगा कि उनको सीनियरिटी दी जाएगी, उनको 10% जॉब यहां पे होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके अलावा सर्विसेज, ये आपके सामने सारी सर्विसेज ने अपना इंटरनल मंथन करा। एंड ये सिर्फ मंथन ऐसे नहीं है, डिफेंस एनालिस्ट जो हैं वो इसके बारे में कई सालों से लिख रहे हैं। उन सब की हमने जो लिखाई पढ़ाई है उनको स्टडी करा और उसमें से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस थी उसको इंप्लीमेंट करी। अब आया टाइम ऑफ लॉन्च। हमारा बस चलता तो ये 1990 में ही कर लेते, बट जो बाकी आपको चीजें बताई उसको करते करते समय आगे निकलता गया एंड मौका एंड पूरी चीज हमारे हाथ में नहीं थी। बट ये पिछले 2 साल में हमें एक मौका मिला जिसमें जो रिक्रूटमेंट की प्रतिक्रिया है हमने रोकी। आप सबको वजह मालूम है। सो लीस्ट पेन पूरे देश को, लीस्ट पेन यूथ को, हमारे को, सबको लीस्ट पेन हो, इसलिए इसका प्रावधान इस टाइम पे करा गया है। देखिए,
इसके ऊपर भी मुद्दा उठ रहा है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस एंड रेजिमेंटेशन के ऊपर। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि रिक्रूटमेंट के प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। जो अभी 5 साल पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस था या 2 साल पहले था और 5 दिन बाद होगा, प्रोसेस में कोई चेंज नहीं है। तीनों सर्विसेज के जो प्रोसेस थे वो वैसे के ही वैसे रखे गए हैं। ऑल इंडिया ऑल क्लास के ऊपर लोग बोल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है। पहले भी हम ऑल इंडिया ऑल क्लास थे, अब भी ऑल इंडिया ऑल क्लास रहेंगे। इसमें कोई किसी को, ये खासकर इसकी जरूरत है हमारे जो वेटरन भाई हैं जिन्होंने हमको ट्रेन करके यहाँ बिठाया है, उनके लिए है। कईयों के दिमाग में आशंका रही है कि इसके ऊपर कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। जो रेजिमेंटेशन का प्रोसेस है वो बिल्कुल अनचेंज्ड रहेगा। नाउ कमिंग टू प्लेज, आपने देखा कि पिछले कई दिनों में प्रोटेस्ट, आर्सन, वायलेंस, उसके लिए कोई जगह नहीं है। अंडरटेकिंग नॉट प्लेज कि उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं करा। पुलिस वेरिफिकेशन हमेशा होती थी, सिर्फ बिकॉज 3-4 दिनों में ये आर्सन और वायलेंस देखा गया, इसलिए इसकी प्लेज और अंडरटेकिंग हम लेंगे। जो सर्विसेज ट्रेनिंग कर रहे हैं उसमें कोई बदली नहीं हुई है। इसके बारे में विस्तार से रिस्पेक्टिव सर्विसेज के लोग बताएंगे। सिलेक्शन सिस्टम, इसके बारे में डिस्कशन हो रही है। मैं दोहराना चाहूंगा कि आज भर्ती होने के लिए हर एक वैकेंसी के लिए 50 से 60 लोग आते हैं, एक सिलेक्ट होता है। तो 49 से 59 लोग वापस जा रहे हैं। तो हमको जरूरत क्या है? हमको जरूरत है देश के लिए बेस्ट लेने की। ये वी कैनॉट टेक द सेकंड बेस्ट। हमारा जो काम है वो सेकंड रनर्स अप सिल्वर मेडल से नहीं चल सकता। ट्रांसपेरेंट होगा ये प्रोसेस, फेयर होगा, ऑब्जेक्टिव होगा और सेंट्रली मेंटेन्ड होगा। कई आर्टिकल्स लिखे गए हैं कि आप कमांडिंग ऑफिसर्स को इसका जिम्मा दे रहे हैं। देखिए, आज भी कमांडिंग ऑफिसर जो जमीन के ऊपर है, आगे तैनात है, वो आज भी अपने हर एक यंग जो जवान है उसके ऊपर लिखता है, बैठ के लिखता है कि ये कैसा बनेगा, आगे क्या होगा, इसको मुझे मिसाइल ट्रेनिंग देनी है या इसको रडार ट्रेनिंग देनी है। वो ये सब काम कर रहा है, ये उसका काम है। बट इन लोगों को सिलेक्ट करने के लिए वो ऑब्जेक्टिव सिस्टम बनाएगा, इसको सेंट्रली मेंटेन करा जाएगा, सो दैट हम सीओ को इस सिलेक्शन के अंदर उसकी इनपुट लेंगे जो ऑब्जेक्टिव होगी। बट कौन सिलेक्ट होगा ये एक बोर्ड डिसाइड करेगा। देखिए, अग्निपथ इंप्लीमेंटेशन के लिए फोर्सेस को एम्पावर करा गया है। इसमें प्रावधान रखे गए हैं सेफ गार्ड्स के लिए जब भी जरूरत पड़ी, और प्रावधान के लिए हमें जो हमारे रक्षा मंत्री हैं वो फाइनेंस मिनिस्टर के साथ इसमें जो छोटा मोटा बदलाव है कर सकते हैं। फोर्सेस के अंदर आपको फेथ रखना बहुत जरूरी है। हमारी ओनरशिप इस स्कीम के लिए 100% है, एंड ये स्कीम एक बिल्कुल इम्प्लीमेंटेबल है, बिकॉज इसको कई देर से सोचा गया है। एक आदमी ने नहीं सोचा, एक औरत ने नहीं सोचा, बहुत लोगों ने अपना दिमाग लगाया, जैसे कि मैंने आपको मंथन में बताया। इन द एंड हमको बेस्ट चाहिए। एंड क्यों बेस्ट चाहिए? बिकॉज देश की रक्षा का सवाल है। हम चाहते हैं कि अग्निवीर सर्व करे, उसको सिस्टम सपोर्ट करे। अगर कल को आज से 4 या 5 साल बाद अग्निवीर अगर कहीं बाहर लड़े में मिलेगा, उसे परमवीर चक्र मिलेगा और आप उसके गवाह होंगे। उसमें कोई किस्म की अलग नहीं है। वो बिल्कुल हमारे साथ अगर लड़ेगा तो उसको वही चीजें मिलेंगी जो हमें आज मिल रही हैं, चाहे वो परमवीर चक्र हो, चाहे वो और कोई किस्म की चीज हो। सो गैलेंट्री अवार्ड्स, देश की भक्ति का चांस हम दे रहे हैं सब युवकों को। सो ये देशभक्ति का चांस मैं रिक्वेस्ट करूंगा ये युवक अपने हाथ से ना जाने दे। अग्निपथ एक टैलेंट अट्रैक्ट करने की हमने स्कीम बनाई है, सो दैट वी गेट द बेस्ट। एंड इसके साथ मैं चाहूंगा कि एक लाइन आप याद रखिएगा कि देशभक्ति या फौज में काम करना एक जुनून है, एक जज्बा है, ये एक नौकरी के लिए प्रावधान नहीं है। अब मैं हैंड ओवर करना चाहूंगा एयर मार्शल सूरज झा को। नमस्कार। ये जो आप सामने अपने देख रहे हैं, पीपल फर्स्ट, मिशन ऑलवेज, दिस इज द अंडरलाइंग इथॉस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। ये भारतीय वायुसेना की बुनियाद है
और भारतीय वायुसेना का सबसे सशक्त हथियार है उसकी मैन पावर, जो हमारे एयर वॉरियर्स हैं वो। और अग्निवीर भी इसी सशक्त हथियार का एक अभिन्न अंग बनेंगे। पिछले साल हमारे कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का थीम था एंश्योरिंग सर्टेनिटी अमिडस्ट अनसर्टेनिटी। तत्पश्चात हमने एक प्रोसेस इनिशिएट किया जिसमें पूरी ट्रेनिंग को रिवैम्प करने की, ट्रेनिंग को डायनामिक, फ्लेक्सिबल, डिसरप्टिव, मल्टी डोमेन और साथ साथ उसे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सिमुलेटर्स और टेक्नोलॉजी से एम्बेड किया, ताकि एक रॉ यूथ को हम एक सक्षम और सशक्त, जॉब रेडी, डायनेमिक बैटलफील्ड में उतार सकें। इसके बहुत सारे एलिमेंट हमारे ऑफिसर ट्रेनिंग एयरफोर्स एकेडमी में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किए जा चुके हैं, कुछ और होंगे, और यही फिलॉसफी हम अपने अग्निवीर के ट्रेनिंग में भी इस्तेमाल करेंगे। रोड मैप तैयार है, बहुत सारी टीमें इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अभी काम कर रही हैं। अग्निवीरों को सक्षम बनाने में सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हम खुद इंडियन एयरफोर्स हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेकिंग एवरी अग्निवीर वायु stand tall with his head held high with his peers anywhere in this country is our responsibility. Coming to the next part of our ethos of Mission Always, I, on behalf of Indian Air Force, want to state unequivocally that the combat capabilities and readiness of Indian Air Force is non-negotiable. The Indian Air Force and the Government of India will do everything that is required to keep us combat worthy and combat ready. Long before the Agnipath scheme was rolled out, the Indian Air Force had already initiated several human resource optimization measures to make sure that the forces, the frontline units and the combat support units are fully manned. This Agnipath scheme is a part of this optimization process. Agniveers are being inducted gradually, starting with 2% in the first year. The numbers will go up to nearly 6,000 in the fifth year and will be around 9,000 to 10,000 in the 10th year. So you can see that the transition is gradual and smooth, and we are absolutely confident of handling this transition without any kind of disruption. अब मैं आपके माध्यम से कुछ ज़रूरी सूचना अपने यंग एस्पिरेंट्स को देना चाहता हूं। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। सबसे पहले कि अग्निवीर वायु इनटेक 1 of 22 में कोई बदलाव नहीं है। There is absolutely no change पूरे प्रोसेस में, एंट्री लेवल क्वालिफिकेशन में, एग्जामिनेशन सिलेबस में, मेडिकल स्टैंडर्ड्स में, और सारी इनरोलमेंट भारतीय वायुसेना में अब अग्निवीर वायु के थ्रू ही होगी। आशा करता हूं कि इससे जो काफ़ी सारी शंकाएं थीं वो दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। इंडक्शन टाइमलाइंस, रिक्रूटमेंट प्रोसेस और फेज 1 आपके सामने दर्शित हैं। नोटिफिकेशन ये हमारे युवाओं के रिक्वेस्ट पे, मैंने पिछली बार 24 जून अनाउंस किया था, उसे हमें 4 दिन पहले ही नोटिफाई करना पड़ा है, बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था। रजिस्ट्रेशन 24 जून से 5 जुलाई तक चलेगा। भारतवर्ष में 250 एग्ज़ाम सेंटर्स हैं जहां पे ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट किए जाएंगे 24 जुलाई से 31 जुलाई तक, और फेज़ 2 के लिए कॉल लेटर 10 अगस्त को इशू कर दिया जाएगा। फेज़ 2 7 सेंटर्स में होंगी पूरे भारतवर्ष में। इसका कंडक्ट 21 से 28 अगस्त तक होगा और मेडिकल्स 29 अगस्त से लेकर 8 नवंबर तक चलेगा। उसके बाद प्रोविजनल सेलेक्ट लिस्ट हम 1 दिसंबर को अनाउंस कर देंगे। एनरोलमेंट लिस्ट कॉल लेटर 11 दिसंबर तक इशू हो जाएंगे।
एनरोलमेंट 22 दिसंबर से लेकर 29 दिसंबर तक और कोर्स 30 दिसंबर को शुरू हो जाएगा। और अगर कहीं आपके माध्यम से मैं ये भी पूरे देश में बताना चाहता हूं कि हमने हेल्पलाइन हेल्प डेस्क लगा रखे हैं, दोनों ईमेल और फ़ोन के माध्यम से। ये नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे दर्शाया गया है। जिनके मन में कहीं भी कोई शंका हो तो वो इस पे हमें कॉल कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अवगत कराता हूं कि हमारी जो रिक्रूटमेंट टाइमलाइंस हैं जो हमने डिसाइड की हैं, आपके सामने आपकी स्लाइड में हमारा जो रिक्रूटमेंट कैलेंडर है वो हमने 25 जून डिसाइड किया था, बट ये कल शुरू हो जाएगा। अभी पता चला कि हमारी जो एक फाइल अप्रूव होनी थी हो गई है, तो ये कल हम शुरू कर देंगे अपना काम जो है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा 1 जुलाई ऑनवर्ड्स। एंड जैसा कि एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने बताया था अभी कि कोई बदलाव नहीं है। अभी तक जो भी रिक्रूटमेंट प्रोसीजर प्रोसेसेस अभी तक हो रही हैं पिछले कई सालों में, वही इस बार भी होंगी। तो जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें कुछ भी नया नहीं है। हम वही उतना ही टाइम ले रहे हैं जितना कि हर बार लेते थे। इस बार थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं क्योंकि हमें जल्द से जल्द अग्निवीर को लाना है अपने ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट चिल्का में। और आप लास्ट लाइन देखेंगे तो वहाँ पे उनका मेडिकल होगा, और जो सेलेक्ट हो जाएंगे मेडिकल में तो फर्स्ट लॉट ऑफ अग्निवीर हमारे जो बेसिक ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट है INS चिल्का उड़ीसा में, वहाँ पे अपनी वो ट्रेनिंग शुरू कर देंगे। तो ये हमारा अभी तक का विजन है और इसको मैं मानता हूँ कि इसको हम पूरी तरह से जितनी टाइम लाइन्स हैं उसको पूरा करेंगे। परसों से आज के बीच में मैं आपको एक दो, इसको बंद कर दीजिए, ये तो चलने दीजिए, ठीक है, जो लोग देख रहे हैं बाहर टीवी में। परसों से लेके आज के बीच में एक दो नई जो डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो है कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग और DG शिपिंग के साथ कई महीनों से बात चल रही थी, और यस्टरडे कल ही DG शिपिंग ने अपना एक DGS ऑर्डर जिसको कहते हैं 16/2022 उसको इशू किया है। वो केवल अग्निवीर के लिए है कि 4 साल की ट्रेनिंग के बाद जब ये अग्निवीर बाहर निकलेंगे तो वो किस किस ट्रेड में सीधे मर्चेंट नेवी में जा सकते हैं डायरेक्ट। उन्हें कई सारे प्रावधान दे रखे हैं। ये ऑलरेडी मीडिया में है, ये सोशल मीडिया में घूम रहा है ये DGS ऑर्डर ऑलरेडी। तो आई एम श्योर जो हमारे फ्यूचर अग्निवीर्स हैं नेवी के, उसको भी शायद पढ़ रहे होंगे अपनी तैयारी के साथ करने के लिए। इसके साथ ही DG शिपिंग ने एक DGS ऑर्डर 17/22 भी कल इशू किया है। मेरी और DG शिपिंग की मुलाकात हुई थी कल, और वहीं पे हमने अपना मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी MOU एक साइन किया है, जिसके तहत भारतीय नौसेना और शिपिंग मिनिस्ट्री बट लार्जली द DG शिपिंग विल वर्क क्लोजली, दोनों एक साथ काम करेंगे। और कई सालों से जो हमारी एक बात अटकी थी वो कल पूरी हो चुकी है, जिससे कि नॉट ओनली अग्निवीर्स बट बाकी नौसेना के अधिकारी और सेलर्स जब वो नौसेना छोड़ेंगे तो वो भी उनकी जो पूरी सी सर्विस है और उनकी जो ट्रेनिंग है वो पूरी काउंट की जाएगी और वो सीधे मर्चेंट नेवी में अपनी नौकरी कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा कल काम हुआ है। कल अच्छा दिन था शायद मंडे, एंड वी आर वेरी हैप्पी that the Ministry of Shipping and the DG Shipping has made this happen. अब मैं आता हूँ ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस की तरफ। कई जगह मैंने सुना, जैसे कि बाकी सर्विसेज में सुना होगा, कि अग्निवीर के आने से हमारी ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। देखिए, हमारी नौसेना का जो विजन है वो है कॉम्बैट रेडी, क्रेडिबल, कोहेसिव एंड फ्यूचर रेडी फोर्स। उसमें कोई बदलाव नहीं है। और जैसा कि एयर मार्शल सूरज झा ने बोला, कॉम्बैट रेडीनेस, कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस, कॉम्बैट एफिशिएंसी एज फार एज नौसेना इज कंसर्न, नॉन नेगोशिएबल।
तो हम लोग अग्निवीर्स को लेंगे, उनकी ऐसी ट्रेनिंग करेंगे जिसको हम कहते हैं ड्रिल टू स्किल। उनको जो अगले 3-4 साल में जो करना है उसमें अच्छी ट्रेनिंग करेंगे। पहले बूट कैंप ट्रेनिंग करेंगे चिल्का में, फिर उनको समुंदर में ले जाएंगे, वहाँ पे उनको अवगत कराएंगे एनवायरनमेंट से, क्योंकि जैसा आपको पता है मैं भी एक लैंडलॉक्ड स्टेट से आया हूँ। पहली बार मैंने समुंदर देखा जब मैं ट्रेनिंग के लिए गया था। ऐसे बहुत सारे अग्निवीर आएंगे जो उन्हें कभी समुंदर ही नहीं देखा होगा, तो उनको हम समुंदर में ले जाएंगे और उसके बाद उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग होगी, जो कि 4 से 6 महीने के बीच में वो हम डिसाइड कर रहे हैं अभी, जिसमें उनको ये सिखाया जाएगा कि अगले 3 साल तक वो क्या काम करने वाले हैं। ये पूरा जो मसला है ये अभी हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन जब पहला अग्निवीर 21 नवंबर को चिल्का में रिपोर्ट करेगा तो हमारे पास इनके सबके आंसर रहेंगे। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि जब ये अग्निवीर समुद्र में पहुंचे और किसी रेडार सिस्टम के सामने बैठा है, किसी सोनार इक्विपमेंट के सामने बैठा है, कोई मशीनरी ऑपरेट कर रहा है, तो वो पूरी तरह से सक्षम हो, एंड ही इज ट्रूली अ वॉर फाइटर। उसमें और जो अभी सिस्टम हो रहा है, 1 साल का जो ट्रेनिंग किया हुआ बंदा जो नेवी में आता है, उसमें और इस अग्निवीर में कोई डिफरेंस नहीं होगा। ही इज रेडी टू फाइट जब वो समुद्र में हमारे जहाजों में रिपोर्ट करेगा। हम लोग अपनी ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस में भी ध्यान दे रहे हैं। जैसा कि मैंने बोला, ड्रिल टू स्किल, इसके बारे में आपसे बात कर चुका हूं। हम लोग ट्रेनिंग टाइमलाइंस को थोड़ा सा कंप्रेस करेंगे विदाउट अफेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग। मोर यूज ऑफ सिमुलेटर्स, इमुलेटर्स एंड लेटेस्ट मेथोडोलॉजी ऑफ ट्रेनिंग, ये भी हम लोग यूज करेंगे और इसका काफी उपयोग होने वाला आगे आने वाले दिनों में। हम लोग सोच रहे हैं कि सभी ट्रेनीज को टैबलेट्स एंड ई रीडर्स दिए जाएं, जिससे उनके पास ऑलरेडी जब उनके पास जब भी टाइम हो, जो उनको पढ़ना है वो पढ़ सकते हैं, उनको क्लास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और वी वांट टू इम्प्रूव द ट्रेनर टू ट्रेनी रेशो। इससे क्या होगा कि जो एक ट्रेनर जो था वो अगर एक्स नंबर को ट्रेनिंग दे रहा था, तो अभी एक्स माइनस कुछ नंबर्स को ट्रेनिंग देगा, तो ऑब्वियसली द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग जो होगी दैट विल ऑफसेट जो भी हम ट्रेनिंग का ड्यूरेशन कंप्रेस करेंगे। तो ये हमारा संक्षिप्त में आपको बताने का उद्देश्य था। और जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, हम बिल्कुल 21 नवंबर की तैयारी में हैं, और जो भी फ्यूचर अग्निवीर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। जय हिंद। लेफ्टिनेंट जनरल बंसी बनप्पा। नमस्कार और जय हिंद। इंडियन आर्मी का जो पोजीशन है, कुछ चीज़ों पर मैं अभी आप लोगों को बताऊं। आपके सामने तो स्लाइड दिखा रहा है रिक्रूटमेंट का जो एक्टिविटी है, तो इसके बारे में मैं पहले बता दूं कि हम पूरा तैयार है। हमारा रिक्रूटमेंट जो शेड्यूल है, कल हमने ऑलरेडी ये अपलोड कर दिया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑन द जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट। इसमें पूरा जानकारी होगा, ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस, भर्ती का प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं है। कई सवाल उठाया है कि चेंज होगा, ये हम इसको जिस तरीके से चल रहा था उसी हिसाब से चला रहे हैं। पहला होगा रैलीज, जिसमें फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, और उसके बाद जब वो हम सेलेक्ट करेंगे, जो क्लियर होगा, इनको हम एक एंट्रेंस एग्ज़ाम, कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएंगे, और फिर इनको मेरिट के ऊपर सिलेक्शन के बाद
ये हम सेलेक्ट करेंगे ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजने के लिए। ये अलग अलग ट्रेड, अलग अलग तरीके के जो हमारा एंट्रीज होते हैं, इन सब के लिए वो लागू है। इसमें मैं ये भी अभी बताना चाहता हूँ कि इसमें जैसे पिछले 3 साल से शुरू किया था स्पेशल एंट्री स्कीम फॉर विमेन, महिला पुलिस आर्मी के अंदर, तो ये भी एक एंट्री है जिसमें कुछ वैकेंसीज दिया गया है फॉर द एंट्री ऑफ आर महिला पुलिस। और शेड्यूल में आपको नज़र आएगा कि 1 जुलाई जिसमें हम रैली शेड्यूल, हमारे पास जो 83 रिक्रूटिंग ऑफिसर्स है, वहाँ हम रैली शेड्यूल्स वो अपलोड करेंगे और फिर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं अपना अपना जो भी इंटरेस्टेड लाइन में। हमारा जो रिक्रूटमेंट रैलीज अगस्त में शुरू कर रहे हैं जैसे दिखाया गया है, और इसमें हमारे पास रैलीज है तकरीबन ऑलमोस्ट 80 प्लस रैलीज जो पूरा देश का ऑल अक्रॉस हमें ये रैलीज चलाएंगे। हर डिस्ट्रिक्ट को कम से कम एक बार ये कवर करेगा। जो पहला जो हमारा कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है ये 16 अक्टूबर को हमने फिक्स ऑलरेडी कर रखा है, और उसके बाद 13 नवंबर, और ये 25,000 का वैकेंसीज के लिए है। जो फर्स्ट बैच दिसंबर में हमारा ट्रेनिंग सेंटर्स में दाखिल होंगे। इसके बाद जो सेकेंड बैच, ये 40,000 का जो हमारा वैकेंसीज है, इसका जो सेकेंड बैच है ये 15,000 के लिए, ये इनका एग्ज़ाम होगा जनवरी में, और ये फरवरी में हमारा सेकेंड बैच ट्रेनिंग सेंटर्स में पहुंचेंगे। जो पहला बैच है इसका जो ट्रेनिंग ख़त्म होकर, तकरीबन 6 महीने का जो ट्रेनिंग है ये ख़त्म होकर जुलाई में यूनिटों में तैनात होंगे ऑल अक्रॉस द कंट्री। ये जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, जब अभी से हम 1 जुलाई को शुरू कर रहे हैं, ये हम पूरा कंप्रेस कर रखे हैं हमारा जो टाइमलाइंस है, क्योंकि हम जानते हैं कि पिछले 2 साल से रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है और सभी इंटरेस्टेड है कि ये शुरू हो जाए। इसके लिए हमारा कोई भी शक और सवाल इसके लिए है तो हम अग्निवीर हेल्पलाइन खोल रखे हैं। ये नंबर सामने है, ये एक है, इसमें कुछ ही दिनों में और भी नंबर्स हम लगाएंगे जो बोथ इंडियन आर्मी वेबसाइट और जो रिक्रूटिंग का जो जॉइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर ये मिलेंगे आपको। इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो पूरा स्कीम के बारे में, ये स्कीम देश और फौज, राष्ट्र और फौज के हित में है, और ये हमें पूरा यकीन है कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत ही सफल होगा। ऑपरेशनल तैयारी के बारे में कुछ चीज़ें बातें हुए अभी। हम ये बताना चाहते हैं हमारे जो फॉर्मेशंस और यूनिट तैनात है और इसी मुताबिक ये काम करते रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये और भी इम्प्रूव होंगे, हमारा उम्मीद है आने वाले कलों में। ये भारतीय सेना का युवा वर्ग आकार 32 इयर्स के थे तकरीबन उम्र, और ये हम सोचते हैं कि कुछ ही सालों में ये हम 26 वर्ष तक इनका जो आयु है ये हम नीचे लाएंगे। इससे क्या होगा, जैसे एडिशनल सेक्रेटरी साहब ने बताया था कि हमारा जो यूथफुल प्रोफाइल है फौज का ये बना रहेगा, और जो लीडर टू लेड रेशो भी हमारा बैलेंस होगा। ये जो प्रोफाइल है अभी जो हमें तकरीबन लीडर टू लेड है 1:1.28, हम चाहते हैं कि ये 1:1 पर लाया जाएगा, ये जो स्कीम के जरिए। हमारा ऑपरेशन काबिलियत पर जैसे मैंने बताया कोई असर नहीं पड़ने वाला है, ये और भी बेहतर होगा, और क्योंकि ये जूनियर लीडरशिप हमारा जो है आर्मी का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग
ये इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। ये नया जो अग्निवीर आएंगे पलटनों में, इनको गाइड करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे और इनको यकीन करेंगे कि ये जो फाइटिंग यूनिट्स है इनका एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बनेंगे ताकि ये लड़ाई में पूरा सफल होंगे। ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस के बारे में जब बात करते हैं तो हमने ये जो ट्रेनिंग का जो शेड्यूल्स है जो तकरीबन कभी 8-9 महीने का था, ये हमने कंप्रेस किया है क्योंकि टेक्नोलॉजी, सिमुलेटर्स और जो इंटेंस ट्रेनिंग जो हम लाना चाहते हैं, ये अधिक असरदार ट्रेनिंग से 24 से 31 हफ्ते के अंदर ये हम करने का प्लान किया, अलग अलग आर्म और सर्विस के लिए। आने वाले जिम्मेवारियां और भी तकनीकी साइड में है, रडार्स, मिसाइल्स, नया इक्विपमेंट आ रहा है। इन सब के लिए हमें टेक्निकली जो ओरिएंटेड और एडेप्ट जवान चाहिए और ये हमें सोचते हैं कि इस अग्निवीर स्कीम के ज़रिए जहां हम ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि ये बेटर क्वालिफाइड और टेक्निकली एडेप्ट लड़के आएंगे या लड़के आएंगे, उनके लिए ये हम ये दरवाजे खुले हैं। प्रशिक्षण का केंद्र बिंदु है कौशलता का विकास और ये हम सोचते हैं कि अग्निवीर की आधुनिक हथियार और इक्विपमेंट से जानकार बनाना ये हमारा एक काम है, जो इसमें ये हमारा ट्रेनिंग के दौरान ये हम नॉट ओनली ये जो सेंटर्स में ट्रेनिंग है, ऑल्सो इन दी यूनिट्स ऑन द जॉब ट्रेनिंग से और फॉर्मेशन लेवल ट्रेनिंग से हम इनका ट्रेनिंग जारी रखेंगे जब ये यूनिट में भी है। ये सब ट्रेनिंग और ऑपरेशनल तैयारी की बात था और मैं लास्ट में ये बताना चाहता हूँ कि अभी मौका है, हमारे जो यूथ तैयार हालत में है, हमें खबर मिला है कि कई जगह पर उन्होंने अपना दौड़ और ट्रेनिंग और एक्सरसाइज शुरू किया है। ये मैं सोचता हूँ ये एक अच्छा मौका है, ये एक अच्छा एंट्री है और इसमें हम सब मिलकर काम करें और जो भी अभी ट्रेनिंग और तैयारी कर रहा है, ये आपको एडिक्वेट टाइम मिलेगा, तकरीबन 1 महीना एप्लीकेशन से लेके जब आपको रैली में आना है। इसको टाइम वेस्ट मत करिए और इसमें लग जाइए ताकि ये आपके लिए भलाई में है। और हम चाहते हैं कि इनमें से जो अग्निवीर हमारे पास आएंगे, हम बेस्ट ऑफ बेस्ट हम रखेंगे आगे के लिए और बाकी के लिए भी प्रावधान किया गया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। We'll now take some questions. Okay, 15. Hi, sir. Sir, my name is Ajay Banerjee. I work in the Tribune newspaper. I seek a clarification, Satisway, sir. One from General Puri and a question to General Ponappa. General Puri, we read in the newspapers today, the Vice Chief of the Indian Army was quoted as having said that this scheme is a pilot project. Can you clarify, is it a pilot project? And secondly, to General Ponappa, sir, please clarify on the All India All Class recruitment, how will you cater to the class-specific regiments? And when you say technically adept, you need more technically adept people. Are you going to change the minimum qualification for the Indian Army recruitment? My request to all of you is keep your questions short and limit it to one so that more people can get their chance. Okay. So what I'll do is I'll take on your first question. ऐसा है कि कोई काम शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ आज भारत के अंदर कितने लोग भर्ती हो रहे थे। सी, हम भर्ती करते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से, 1। नंबर 2, जो इस स्कीम के अंदर प्रावधान करा गया है, अगले 5 साल में हम 40 से 50 हज़ार लोग ले रहे हैं। उसके बाद ये नंबर्स 90 से 1.25 लाख जाएंगे। ओके, हमको सीखना है कि इनके ये जो हमारे पास अग्निवीर आएंगे, इनका ये हमारे साथ कैसे ट्रेनिंग करेंगे, कितनी देर ट्रेनिंग करेंगे, उनका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे करा जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है, इट हैज़ टू बी सीन इन दैट लाइट। ओके, दीज आर द एग्जैक्ट नंबर्स जो मैं आपको बोल रहा हूँ, इसमें कोई तब्दीली नहीं है। एंड ये नंबर्स हमने सोच समझ के दिए हैं, वो इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल सही टाइम था कि इसके अंदर हम कुछ बदलाव ला पाएँ, यूथफुल प्रोफाइल ला पाएँ।
जहां तक एज का सवाल है, ये पहले भी 17.5 साल 21 साल थी। कुछ लोगों के लिए हम ज़्यादा उम्र वाले लोग लेते थे, वो 17.5 साल 21 साल के लिए रखी गई है। फॉर द फर्स्ट ईयर हमने इसको 2 साल एक्सटेंड करा है फॉर 23 ईयर्स। सो दैट इज द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। ओवर टू बंसी। Your first question related to the aspect of all India all class, and then the aspect of the technical entry, or the aspect of adapting to the technical know-how. The all India all class aspect is, there's been no change in the overall method. Can you hear me? No, fine. Okay. The all India all class, there's been no change insofar as Army is already all India all class. 75% of our units are already all India all class in that aspect. There are certain regiments which are of a class composition, but what is our attempt is to make it broad-based and the recruitment pattern, and ensure that every part of the country is addressed, and we get the people from places more from where we have not earlier been the catchment areas. So this is the area which we are looking at as far as thing, and there's no change to our the old method of that we were doing insofar as regimentation goes. Coming to the aspect of technical know-how and the induction, what we are looking at this time is to bring in more soldiers, the Agniveers, from the ITI and diploma-based entries. We used to normally get from 10th, 12th pass, and now we are looking at more of the technical already prepared. This will help us in reducing our training also. So this is a win-win for both those who are already preparing themselves, and for us, we will reduce our efforts in the training side. Thank you. Yeah, 74. सर, मैं मुकेश कौशिक हूँ, दैनिक भास्कर से। दिस साइड सर। सर, आपने बहुत एलोबरेटली समझाया कि अग्निवीरों की हायरिंग प्रोसेस क्या होगी। मेरे छोटा सा क्लैरिफिकेशन है कि इनकी फायरिंग प्रोसेस क्या होगी अगर कोई अग्निवीर इनडिसिप्लिन करता हुआ पाया गया, या किसी भी तरह का ऐसा काम जो कि फौज के लायक ना हो, तो उसका फायरिंग प्रोसेस क्या होगा? क्या वो परमानेंट सैनिक से थोड़ा भिन्न होगा? सेकेंडली, सिंस दे विल गो टू ऑपरेशंस, तो बैटल कैजुअल्टीज हो सकती हैं। ऐसे में क्या उनको अलग से कोई इंडेमनिटी बॉन्ड भी भरवाएगी सेना? एक मिनट, यू सेड फायरिंग प्रोसेस? फायर, ओह अच्छा। यू सी, ऐसा हम हम आदमियों से डील करते हैं, सोल्जर से डील करते हैं। इट्स ऑलमोस्ट डेरिवेटरी टू फायर एनीवन, वी डोंट। बट जैसा कि मैंने आपको परसों बताया था, रत्ती भर जगह नहीं है फॉर आर्सन, वायलेंस, इनडिसिप्लिन। ही इज सिंपली डिटैच्ड देयर एंड देन, एंड द कमांडिंग ऑफिसर के पास पावर्स हैं उसको डिटैच करने की। वो हमारे पास नहीं रहेगा इनडिसिप्लिन होगा तो। ही विल गो बैक टू द सोसाइटी। अगर वो हमारे पास रहने के बाद हम उसके ऊपर 6 महीने मेहनत करेंगे, अगर उसके बाद भी वो हमारी जो सभ्यता है उसके साथ नहीं जुड़ेगा और वो कुछ थोड़ा दिखाएगा, हम उसे एक बार चांस देंगे। ओके, उसके प्रावधान हैं, हमारे पास सिस्टम है, ब्लैक एंट्री, रेड एंट्री, वो सब कुछ बना हुआ है। ये कमांडिंग ऑफिसर के हाथ में है, ये उसको ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और अगर वो फिर भी नहीं हमारे साथ जुड़ेगा तो देन वो वापस सोसाइटी में जाएगा। 122. So this is Manas from Press Trust of India, PTI. Please, sir. Yeah. Sir, the Agnipath scheme has been launched following years of debate about right-sizing the armed forces, and this is a very key reform initiative that the three forces have been debating about, that we need to just right-size our armed forces, particularly the army. So, I mean, when you are taking around 46,000 soldiers first years, I mean, it may go up to 90,000 and 1 lakh. So when you will take 1 lakh, I mean, that way effectively you will retain 25%, 25,000. And the number of people actually retired from the army alone is around 50 to 60,000.
So is it not going to, help you in right-sizing the army, and is it not a very key objective of the armed forces to right-size the three forces by using the Agnipath scheme? Just a clarification. ऐसी पहली चीज, एन एक्सेलेंट क्वेश्चन। दूसरा, पूरी एक्सरसाइज एक मुद्दे पे खड़ी है, यूथफुलनेस। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ राइट साइजिंग, अप साइजिंग, डाउन स्केलिंग, दैट इज नॉट द एम, इट इज जस्ट नॉट द एम। वन। नंबर टू, मैंने आपको बताई दो चीजें जरूरी थी। नंबर वन, प्रावधान रखा गया है इसको अप डाउन करने के लिए, पावर इज विद द डिफेंस मिनिस्टर। नंबर थ्री, द एक्सरसाइज जो आप बोल रहे हैं ना, राइट साइजिंग वगैरह की, ये शुरू से चल रही है। मैंने आपको दिखाया था टीथ टू टेल रेशियो। सी, टीथ टू टेल रेशियो, वी ऑल नो द इन्फेंट्री बटालियन जो आगे जाने वाले दस्ते हैं, उनके अंदर कमी करने की गुंजाइश नहीं है। हाउएवर, देश वो नहीं रहा जो 1970 या 1990 या 2000 में था। हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग करके बहुत चीज हो गई है, हम सारा कुछ भारत में बना रहे हैं, तो हमको उसको खुद रिपेयर करने की जरूरत नहीं है। हम कभी भी किसी वक्त भी पीछे जाके, पीछे मतलब जैसे मैं अगर गुरदासपुर में लड़ रहा हूं तो अमृतसर में जा सकता हूं, तो वहां पे प्रावधान है हमारी जो पूरी शक्ति, होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच की, जो हमको रिपेयर एंड रिकवरी दे सकते हैं। तो अगर कम करा जाएगा वहां, नॉट फ्रॉम द फाइटिंग फोर्सेस। फाइटिंग फोर्सेस देयर इज नो, आज तक कम नहीं करेंगे फाइटिंग फोर्सेस के अंदर, सिर्फ बढ़े हैं। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन द रिक्वायरमेंट एंड द security situation. Nothing will be compromised based on right sizing. नहीं, हमारा एम ही नहीं है पूरी एक्सरसाइज का। थैंक यू। 107। सर नमस्कार, मेरा सवाल ये है कि जो 2 साल से प्रोसेस रुका हुआ था कोरोना के चलते, उससे पीछे अगर लौट कर जाएं, जो पुरानी भर्ती थी, उस दौरान अगर तीनों सेनाओं की बात करें तो कितनी भर्तियां हुई थी? सी, पहली चीज जरूरत के मुताबिक थी। ये तकरीबन 35 से 40 हज़ार भी रही है कई सालों में 60 हज़ार भी रही है। सो ये जरूरत के ऊपर है, ये कभी भी ये कांस्टेंट नंबर ही नहीं है। जितने एग्जिट होंगे उतने एंट्री करी जाएगी, जितनी रिक्वायरमेंट होगी। ये भी हो सकता है इन्फेंट्री बटालियन की रिक्वायरमेंट हो ज़्यादा, टैंक रेजिमेंट की ज़्यादा हो, आर्टिलरी की ज़्यादा हो, जो हमारे को सपोर्ट देते हैं उनकी ज़्यादा हो। ये सब नंबर्स चेंज करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पहले कम होती थी या अभी ज़्यादा होती है। एवरीथिंग इज नीड बेस्ड। बट सिर्फ इस साल के लिए, बिकॉज हम चाहते हैं कि यूथफुल प्रोफाइल हो, तो हमने कुछ दिनों के लिए, कुछ सालों के लिए नंबर्स फिक्स करे हैं। एक बार हम अपना अचीव कर लेंगे 26 ईयर्स, जिसको लगने चाहिए 6 से 7 साल, वी विल टेक अ कॉल।